आज देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ का था? तो कोसानी गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड का था। मूल नाम इसका था गुसाई दत्त। गुसाई दत्त इनका मूल क्या था? गुसाई दत्त। अब प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते थे। ये जो है सुमित्रा नंदन पंत वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते थे। और बचपन में ही ये जो है मातृहीन यानी कि इनकी माता माँ की ममता प्रकृति की गोद में मिली है। इनकी माता बचपन में ही इनकी माता मर गई थी। तो सू से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत और सू से हो जाएगा सुकुमार। ठीक है ठीक है। देखिए प्रकृति का सुकुमार किसे कहेंगे? तो सुमित्रा नंदन पंत को। हाँ, और ये सुमित्रा नंदन पंत का जो है बचपन में ही इनकी माँ मर गई थी तो ये मातृहीन, इसको माँ का प्यार नहीं मिला है। माँ का प्यार इसको किससे मिला है? तो ये प्रकृति की गोद में यानी कि धरती माँ से इसको मिला है माँ का प्यार। पंत ने 1938 ईस्वी में नरेंद्र शर्मा के साथ मासिक रूपा पत्रिका का संपादन किया था। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो 1938 ईस्वी में नरेंद्र शर्मा के साथ, किसके साथ? नरेंद्र शर्मा के साथ मासिक रूपा पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत की पहली कविता का नाम क्या है? गिरजे का घंटा। और ये सुमित्रा नंद है तो गिरजे रिलेट कीजिए थोड़ा इसको। सुमित्रा नंदन पंत है तो गिरजे बनाइए आप लोग ट्रिक। गिरजे का घंटा। सुमित्रा नंद पंत नरेंद्र बोल रहे हैं। नरेंद्र के अनुसार पंत की पहली कविता जो है गिरजे का घंटा है। तो नरेंद्र जो है ये सुमित्रा नंद जो है पंत जो है ना बहुत गरज के मतलब गिरजे का घंटा मतलब कुछ चीज बोलता था ना ये सुमित्रा नंद पंत तो घंटा बजा के ना होता है कि 1 घंटे 2 घंटे इसके बाद फिरेगा तो घंटा बजा के ही काम करता था। कौन? सुमित्रा नंद पंत। तो नंद से नरेंद्र, नंद से नगेंद्र। नगेंद्र क्या बोलता है सुमित्रा नंद पंत को कि पंत जी आप जो भी काम करते हैं तो गिरजे का घंटा बजा के ही करते हैं। तो नागेंद्र जो थे वो किसको बोला कि गिरजे का घंटा है? सुमित्रा नंदन पंत को। हाँ, पंत जी को नागेंद्र बोलते हैं। ऐसे नंद से नागेंद्र याद रखिए और ये जो है पल पल घंटा पंत से रखिए, पल पल घंटा बजाता था गिरजे का घंटा। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। इसका प्रकाशन कब किया था गिरजे का घंटा का? 1916 ईस्वी में। कौन किए थे? सुमित्रानंद पंत किए हैं। इनका कविता का नाम क्या था? गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा। ठीक है। ये पंत लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला, बहुत इम्पोर्टेंट है VVI। आँख से उपजा होगा गान। बहुत VVI है, देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है। वियोगी होगा पहला कवि, आँख से उपजा होगा गान मतलब इसका ना ये ना बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। ये लाइन आपको ऐसे दिख जाएगा बहुत जगह। वियोगी होगा पहला कवि मतलब पहला कवि जो होगा मतलब इस पृथ्वी का उसके लिए लिखे थे ये। आह से उपजा होगा ज्ञान मतलब वो इतना दुखी होगा कि उसके आह से जो है ज्ञान उपजा होगा। ऐसा कौन बोले हैं? सुमित्रा नंदन पंत। क्योंकि इनकी तो मम्मी नहीं थी ना तो ये शुरू से ही बहुत दुख सब देखे, मम्मी का प्यार नहीं मिला, इसीलिए ऐसा लाइन लिखे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और इसमें निकलकर आंखें से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। छायावादी रचनाएं देखते हैं। छायावादी की रचनाएं क्या क्या है? तो उच्छ्वास 1920। उच्छ्वास और कोई लिखा था ना? वास्तविक उच्छ्वास वास्तविक उच्छ्वास और भी कोई लिखा था ना जी? क्या बोले? उच्छ्वास और भी कोई लिखा था ना? नहीं, दूसरा था वो।
शोकोच्छ्वास था, कल पढ़े थे शोकोच्छ्वास, याद आ रहा है? हाँ आ रहा प्रसाद है, का। जयशंकर प्रसाद। हाँ हाँ, ये उच्छ्वास है। छायावादी कवि की रचनाएं जो है उच्छ्वास है, जो 1920 ईस्वी में लिखा था। वास से 20 याद रखिएगा, और प्रथम प्रकाशित रचना है। ये प्रथम प्रकाशित रचना उच्छ्वास है। ठीक। ग्रंथि 1920 ईस्वी में ही लिखे थे। ये जो है 20 ग्रंथ लिखा था, कौन लिखा था 20 ग्रंथ? छायावादी सुमित्रानंद पंत। तो ग्रंथि 20 1920 और उच्छ्वास वास से 20 याद रखें। देखिए, ग्रंथि 1920 ईस्वी में लिखा था, और इसमें जो है दीर्घ विरह गीत और प्रेम गीत 4 खंडों में बंटा थे। मतलब दीर्घ विरह गीत, बड़ा विरह गीत लिखा था। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, बड़ा विरह गीत लिखा था, और प्रेम गीत का 4 खंड भी खंड है इसमें ग्रंथि में। वीणा 1927 ईस्वी में लिखे थे। और ये देखिए, वीणा ना से 9 आया, और 7 2 क्या होता है? 9। तो वीणा जी इतना ईस्वी मत याद रखिए, ईस्वी सबका नहीं पूछता, ईस्वी ना देगा 2-3 का ही पूछता है, इसका ईस्वी पूछता है, तभी याद करवा रहे हैं। इस तीनों का, उच्छ्वास का, ग्रंथि का, वीणा का। हाँ, उच्छ्वास का तो वास से 20 होगा। उच्छ्वास से 20, ग्रंथि से 20 ग्रंथि लिखा था ये सुमित्रानंद पंत। और वीणा ना से जो है 7 2 9। ओके ठीक है, यही तीनों ना पूछेगा। हाँ, वीणा देखिए 1927 ईस्वी में 2 और 7 कितना होता है? तो 9 वीणा, 9 से 9 सॉरी 2 7 9 वीणा। इसमें प्रारंभिक जो है 63 प्रगीत संकलित है। कितना प्रगीत संकलित है इस कविताएं में? 63 प्रगीत। यह कवि का दुमुहा प्रयास था। दुधमुहा प्रयास। याद रखिएगा। वीणा में जो है ना, वीणा में वैसे भी 2 मुंह होता है। बजाएगा तो 2 मुंह। वीणा में क्या से बजाता है, और एक से वीणा से मुंह से आवाज निकलता है। देखते ना वीणा को? दो मुंह। हाँ, देखिए वीणा का मतलब वीणा को कवि क्या कहा है कि दूधमुहा प्रयास है, दूधमुहा प्रयास है। प्रयास था। अब देखिए पल्लव 1928 ईस्वी में। पल्लव कब रचे थे? तो 1928 ईस्वी में। और यह 32 कविताओं का संकलन है। पल्लव जो है 32 कविताओं का संकलन है, और इसे छायावाद की पुरोत्तम रचना माना जाता है। पल्लव 1928 ईस्वी में यह 32 कविताओं का संकलन है, और इसे छायावाद की पुरोत्तम रचना माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पंत की पहली पौध रचना पल्लव है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पंत की सबसे पहली रचना कौन है? तो पल्लव। पौध रचना पल्लव है। पौध रचना पल्लव है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। छायावाद का पत्र जो है उसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। और ये पल्लव की रचना है, मतलब पल्लव की भूमिका है। पल्लव की भूमिका को क्या कहेंगे? छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताएं लिए हुए भाव अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव जो है अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग में बहुत मिलता है। आगे देखते हैं गुंजन। अब बताइए वीणा को क्या कहा गया है और पल्लव को क्या कहा गया है? वीणा को दूधमुहा कहा गया है। दूधमुहा। पल्लव को कहा गया है छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो। हाँ जी चलिए। गुंजन 1925 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह अंतिम छायावादी काव्य था। गुंजन जो है 1932 ईस्वी में लिखा गया था, और यह नगेंद्र के अनुसार अंतिम छायावादी रचना था। इसमें कितना संकलन था कविताओं का? 45 कविताओं का संकलन था गुंजन में। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए पंत लिखते हैं। प्रकृति का सौंदर्य का चित्रण करते हुए पंत क्या लिखते हैं कि
छोड़ो ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में इम्पोर्टेंट है, याद करके रखो। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से जब को। इसका हिंदी कर दीजिए रिया मैम, सुनाइए। यहाँ पे है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो यहाँ बोला जा रहा है छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, मतलब यहाँ पे कवि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो कह रहे हैं, ध्रुव मतलब क्या होता है, वृक्ष, कि मैं ध्रुवों की इस कोमल छाया और प्रकृति की सुंदरता के मोह को छोड़कर, है ना, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तो वही बोल रहे हैं कि वृक्षों की कोमल छाया को मैं छोड़कर तोड़ प्रकृति से भी माया, और प्रकृति का जो है माया जो है मोह माया उसको छोड़कर बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। बाले जो है मतलब बाला होती है ना, जो सुंदर कन्या होती है उसको बोलते हैं ना हे बाले, हे बालिके, इस टाइप। तो वही बोला जा रहा है कि बाले मतलब हे सुंदरी, उसके आगे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, मैं तुम्हारे सुंदर बालों में के उलझे हुए जाल में अपने आँखों को कैसे फंसा दूं, भूल अभी से इस जग को। मतलब इसका कि मुझे प्रकृति का खुला सौंदर्य तुम्हारे सांसारिक सौंदर्य से कहीं अधिक आकर्षित करता है। मैं इस प्राकृतिक संसार को छोड़ना नहीं चाहता, और मैं इतना प्राकृतिक चीजों को छोड़ करके तुम्हारे बालों के जाल में कैसे अपना लोचन मतलब आंख उलझा दूं। समझ गए? आगे पढ़िए प्रगतिवादी रचनाएं। आगे देखिए प्रगतिवादी रचनाएं। युगांत जो है 1936 ईस्वी में लिखे थे, और बापू के प्रति ताज आदि कविताएं संकलित है। युगांत में क्या संकलित है? तो बापू के प्रति ताज आदि कविताएं संकलित है। कब लिखा गया था युगांत? तो 1936। युगवाणी नाम कुछ बताना है। सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, तीनों का मृत्यु जो है ना इलाहाबाद में ही हुआ है, याद रखिएगा। ओके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। निराला पंत और महादेवी वर्मा तीनों का मृत्यु इलाहाबाद में हुआ है। किस युग के हैं? द्वितीय युग के, छायावाद के। सोचे बता देते हैं, तीनों है, तीनों का मृत्यु हुआ है। रचनाएं युगांत जो है 1936 ईस्वी में लिखे हैं, और इसमें क्या है तो बापू के प्रति ताज आदि कविताएं जो है संकलित है। देखिए युगांत युगवाणी, एगो युगांत हुआ, एगो युगवाणी। युगवाणी 1939 यानी कि 3 वर्ष आगे कर दिया, तो 1939 ईस्वी में लिखा। और युग गौ से क्या हो गया तो ग्राम जो है 1940 यानी कि एक साल बढ़ा दिया। और इसमें क्या है तो पंत कहते हैं, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। मुझे तो पता है, देखो जाके यहाँ पे बोला जा रहा है तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार। मतलब यहाँ पे पंत जी कहते हैं, कौन पंत? तो सुमित्रा नंदन पंत क्या बोलते हैं? तो वहन कर सको जन जन मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो वो बोल रहे हैं कि अपनी वाणी से कहते हैं कि मेरी वाणी जो है मेरी वाणी, यदि तुम समर्थ हो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति या जन जन के हृदय तक मेरे प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों को पहुंचा सको या वहन कर सको, ठीक है, तो तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मतलब अपने वाणी को कह रहे हैं वो कि हे मेरी वाणी, अगर तुम समर्थ हो तो प्रत्येक जन जन तक मेरा प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचार जो है वो पहुंचा दो, जिससे तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। मतलब यदि तुम्हारी भाषा इतनी सरल और प्रभावी है कि वह सीधे लोगों के दिलों को छू लेती है, तो तुम्हें बाहरी साज सज्जा की क्या जरूरत है। मतलब कठिन अलंकारों की कोई जरूरत तो तुमको नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति होना चाहिए
कि तुम मेरे क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचार को कहाँ पहुँचा दो, तो जन जन को। ठीक है। अब देखिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था कौन कौन? स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी में, युगपथ 1948 ईस्वी में, उत्तरा 1949 ईस्वी में। स्वर्ण किरण कब हुआ था? 1947 ईस्वी में, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1948 और उत्तरा 1949। नव मानवतावादी काव्य में देखिए, रजत शिखर 1951 ईस्वी में आया था। रजत शिखर कहीं ना कहीं हमको इम्पोर्टेंट ही लग रहा है। रजत शिखर 1951 ईस्वी में, शिल्पी 1952 ईस्वी में, आतिमा 1955 ईस्वी में, वाणी 2 वाणी आया है। वाणी देखिए 1957 ईस्वी में, स्वर्ण 1957 ईस्वी में, और रसीम बंद 1958 ईस्वी में। क्या क्या आया एक बार आप लोग भी बता दीजिए। रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी, सौवर्ण और रश्मि बंध। इम्पोर्टेंट ये है VVI काला और बूढ़ा चांद, जिसको जो है 1961 में मतलब 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। काला और बूढ़ा चांद किसका है काला और बूढ़ा चांद? तो इसी का तो है सुमित्रानंदन पंत का। काला और बूढ़ा चांद हो गया, चिदम्बरा हो गया, ये दोनों VVI है। नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। काला और बूढ़ा चांद 1958 में आया था और 61 में, मतलब कितने साल बाद? 58 के बाद 59, 60, 61, 3 साल बाद जो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ठीक है। चिदम्बरा देखिए 1959 ईस्वी में, और इसमें युगवाणी से असीमा तक की रचनाएं संकलित है। चिदम्बरा में क्या है? तो इसमें युगवाणी से असीमा की रचनाएं संकलित है तथा वाणी की अंतिम रचना आत्मिका भी सम्मिलित है। और वाणी की अंतिम रचना में क्या शामिल है? तो आत्मिका भी शामिल है। और इस रचना पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और इसी रचना पे जो है चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और वो भी हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी भाषा में किसको मिला था? 1968 ईस्वी में चिदम्बरा को। यहाँ कुछ है और बताने वाला कि बताइए आप लोग, बताइए सक्षम। पहले तो ये रचना पहले पढ़िए ना, रचना उसके बाद एक और याद कर। पूरा पहले पढ़ लीजिए, महाकाव्य पढ़िए। महाकाव्य दोनों इसका इम्पोर्टेंट है, खास करके लोकायतन पूछा जाता है। सत्यकाम कम पूछा जाता है, लेकिन लोकायतन पूछा जाता है। लोकायतन इम्पोर्टेंट है, ये 1964 में आया था ना। 64। हाँ, महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा था ये लोकायतन। देखिए महाकाव्य में लोकायतन पहले नंबर पे आते हैं। लोकायतन जो है 1964 ईस्वी में लिखा गया है। और इसमें क्या है कि मूल प्रतिपाद सामूहिक मुक्ति, इसमें क्या है कि मूल प्रतिपाद और सामूहिक मुक्ति है। और यह गांधीवाद अरविंद दर्शन से प्रभावित है। और इसमें स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। और यह रचना अपने पिता को समर्पित है। यह 2 खंडों में बाह्य परिवेश और अंत सचेतन व 7 अध्यायों में लिखी गई है। और इस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है। क्या हम लोग इसमें देख लिए कि लोकायतन जो है 1964 ईस्वी में लिखा है। और इसमें जो वर्णन है वो मूल प्रतिपाद सामूहिक मुक्ति है। और ये गांधीवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित था। और इसमें क्या है तो स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। और यह रचना जो है अपने पिता को समर्पित किया है। और यह 2 खंडों में बांटा हुआ है, एगो बाह्य परिवेश और वो अंतर चैतन्य में। और वह 7 अध्याय में लिखी गई है। इसको 2 खंडों में बांटा हुआ है, 7 अध्याय में लिखा है। इस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार भी दिया गया है। मतलब इस रचना को सोवियत लैंड पुरस्कार भी दिया गया। किसको? तो लोकायतन को। आगे देखिए सत्यकाम जो है 1975 ईस्वी में लिखा गया था। और इसमें जो है अपनी माता सरस्वती को समर्पित किया था। सत्यकाम, सत्य मतलब
मतलब शांति ये सब सरस्वती हो जाए। तो सत्य जो है ये 1975 ईस्वी में लिखा गया था सत्यकाम, और ये अपनी माता सरस्वती को समर्पित किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार पहला है कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि छायावाद के भीतर जो माने जाने वाले सब कवि है उसमें प्रकृति के साथ सीधा संबंध किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। नहीं, पंत किसका है? पंत छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, कौन पंत? पंत का पूरा नाम बता दीजिए। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। तो प्रकृति के साथ सीधा संबंध जो है सुमित्रानंदन पंत का ही दिखाई पड़ता है। दूसरा में क्या कह रहा है कि रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्ति हुई है। दूसरा क्या कह रहा है कि रहस्यवाद की रूढ़ियों में रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है। और तीसरा क्या कह रहा है कि उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। यहाँ आकर्षित है, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आकर्षित है यहाँ पे। हाँ, आकर्षित होने वाला खुले से। तो रचना चलिए याद कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या समझे पहले साक्षी मैम पूरा बताइए। मतलब इसमें आप क्या समझे इनसे, सुमित्रानंदन पंत से? पंत का जो है तो सबसे पहले तो जन्म याद रखना है कि 1900 में हुआ था, मई में 1919 मई को। उसके बाद जो है इसका जो है बचपन का नाम क्या था? ये मूल नाम जो था गुसाईदत्त था। हाँ, इनका जो है कौन सा गांव में मतलब जन्म हुआ था सुमित्रानंद पंत? तो ये अल्मोड़ा के उत्तराखंड में। और बचपन में इनकी मम्मी तो मर गई थी ना। और 1938 ईस्वी में क्या हुआ कि पंत में जो है नगेंद्र शर्मा के साथ जो है ये रूपाप पत्रिका का संपादन किया था। कौन रूपाप पत्रिका का संपादन किया था? सुमित्रानंद पंत। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत की पहली कविता जो था, तो हम लोग बताए थे ना, नगेंद्र के अनुसार जो है पहली कविता जो है सुमित्रानंद का पंत, तो वो बोला था घंटा। नगेंद्र क्या बोला था कि वो पल पल जो है घंटा बजाता है। कौन? पंत जी। तो गिरजा का घंटा जो बताया था सुमित्रानंद पंत। और इसमें जो है 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन? गिरजा का घंटा। नगेंद्र के अनुसार सुमित्रानंद पंत का पहला जो है कविता था ये। और वियोगी होगा पहला कवि, आह में उपजा होगा गान। पंत लिखते हैं कि वियोगी होगा, ये इम्पोर्टेंट है, पंत जी जो लिखे हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह में उपजा हुआ गान। छायावादी रचना, तो देखिए उच्छ्वास इम्पोर्टेंट है, 5 से 20 रखना है। ये प्रथम प्रकाशित रचना है। पूछेगा सुमित्रानंद पंत का, अगर नागेंद्र के अनुसार पूछेगा तो गिरजा का घंटा बताना है। ऐसे पूछना है छायावादी रचना जो है सुमित्रानंद का कौन है, तो उच्छ्वास हो जाएगा। जो सबसे पहले प्रकाशित रचना है 1920 में हुआ है। और वो वाला जो है गिरजा का घंटा तो 1916 में हुआ था। 4 साल पहले ही बताया था ये नागेंद्र की, 1916 में हुआ था। और ये गारंटी भी इम्पोर्टेंट है और बीना भी है। और तीनों का डेट भी अगर याद हो तो इसको भी रख लीजिएगा। तो ग्रंथि एक बीना था, एक और बॉस था। कौन था मैम? बीना और एक वाणी था। एक वाणी था जो 1957 में आया था। तो बीना वाणी किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत का। वाणी था या युगवाणी? अच्छा हाँ, वाणी भी था, युगवाणी दोनों था। मुंह से जो बोलता है वाणी। सुनिए, युगवाणी भी था और वाणी भी था, दोनों था। ठीक है। तो वाणी से पहले याद हम लोग को कर लेना, एक बीना था, एक युगवाणी था कि युगपथ था? युगवाणी था और एक वाणी था, दोनों था। युगवाणी है, एक युगवाणी, एक वाणी और एक जो है बीना। तो 3 को याद हो गया ना। सुमित्रानंद पंत का कौन कौन था? वीणा, वाणी और युगवाणी, उच्छ्वास, ग्रंथि। देखिए वीणा नहीं,
पहले था उच्छ्वास, ठीक, फिर ग्रंथि था, फिर वीणा था। हाँ, वीणा, वीणा वाणी और युग वाणी हो गया इसका। उसके उच्छ्वास तो आप लोग को याद ही रहेगा, सुमित्रानंद पंत का, क्योंकि प्रथम प्रकाशित रचना है ना। और ये जो है ना पल पल रह के कविता लिखा करता था, मन जैसे बैठे बैठे नहीं लगा ना तो पल पल लिख दिया, तो पल्लव भी इन्हीं का है, ठीक है ना। और पल्लव को जो है छायावाद का प्रौढ़तम, प्रौढ़तम मतलब समझते हैं ना, बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता है जी, नहीं, सबसे उच्चतम कोटि का रचना। नहीं 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 नहीं, वृद्धावस्था ऐसे बोलता है ना, तो जो एज आपके पापा लोगों का है ना, हमारे पापा लोगों का, उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। मतलब इस एज में जो मैच्योरिटी होता है ना, उसी लेवल का मैच्योरिटी था किसमें, तो पल्लव में, समझे। पंत जी का जो है पल्लव है, पंत जी का कौन है, पल्लव है। और हाँ, और शुक्ल जी बोलते हैं छायावाद का घोषणा पत्र। ये पल्लव को जो है प्रौढ़ रचना जो है ना, पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। मतलब बहुत, मतलब ये होता है ना उस एज में ना, मैम बताई कि बहुत मतलब अनुभव हो जाता है कौन कैसे है नहीं है, ये सब अनुभव जो है ना, तो प्रौढ़ रचना पल्लव है। और उसको जो है शुक्ल जी क्या बोल दिया, छायावाद का घोषणा पत्र है, उसको मैनिफेस्टो भी बोला जाता है। यहाँ तक याद तो हो गया होगा सबको ना। और बीना को जो है, बीना में कितना मुंह रहता है, दो, तो दो मुहा प्रयास बोला है बीना को। और छायावाद का घोषणा पत्र जो है शुक्ल जी बोला है, तो कौन सा रचना को बोला है, पल्लव। उसके बाद इसमें देखिए कि गुंजन आया। गुंजन जो है, नाग जो है गुंजता है ना, तो नागेंद्र के अनुसार जो है गुंजन जो है ना अंतिम छायावादी काव्य रचना है। प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, पहले तो हमको ये बताइए इसमें रचनाओं का। देखिए नागेंद्र के अनुसार सबसे पहला, नागेंद्र के अनुसार पहला कौन है और अंतिम कौन है। नागेंद्र तो पहला माना था इसको, गिरजे का घंटा को, हाँ, गिरजा का घंटा। और लास्ट वाला कौन माना था, नागेंद्र गुंजन माना था। सुनिए एक चीज बताते हैं, बताएंगे तो गूंजेगा कि नहीं घंटा। एक बात सुनिए, दोनों जो है इनका पहला और आखिरी दोनों गौ से था, ठीक है। नाग का सेकंड वर्ड है ना ग, तो पहला आखिरी दोनों ग से है, ठीक है। पहला है गिरजे का घंटा और लास्ट है गुंजन, ठीक है, दोनों ग से है, याद रखिए। और मैम सही बताई हैं कि वो क्या बोलते हैं, घंटा बजाएंगे तो गूंजेगा ना, तो वैसे याद रखिएगा कि पहला में घंटा बजा और लास्ट में गूंज गया, ठीक। तो गिरजे का घंटा गूंजेगा तो गुंजन, दोनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें जो है, तो ये गुंजन जो है ना, ये इसके अनुसार छायावादी काव्य रचना, जिसमें 45 कविता का संकलन है। गुंजन में कितना कविता का संकलन है, 45 के अनुसार तो 45 कविता का संकलन है। और प्रथम जो है नागेंद्र किसको बोला था, गिरजा का घंटा को। और दूसरा गिरजा का घंटा गूंजेगा तो गुंजन को बोल दिया, लास्ट वाला, अंतिम वाला। और इसमें तो ये वाला जो है दोहा पंक्ति जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण जो है करते हुए पंत लिखते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदा छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझूं, दुलोचन भूल अभी से इस जग को। मतलब जग को भूल जाने के लिए उलझने नहीं बोल रहे, जग को भूलने के लिए बोल रहे हैं। तो पंत जी का ये लाइन है, वो भी गुंजन में लिखा है ये लाइन नागेंद्र के अनुसार। और प्रगतिवादी रचना कौन कौन है, तो देखिए दो जो है, तो एक युगांत, एक युगवाणी हम लोग पहले ही याद कर लिए हैं, युगवाणी, और एक युगवाणी के साथ ही युगांत। युगवाणी और युगांत किसका है, प्रगतिवादी रचना है सुमित्रानंदन पंत का। हाँ, प्रगतिवादी रचना है युगांत, युगवाणी, और एक क्या है मैम, ग्राम्य। हाँ, और याद रखिएगा कि बापू के प्रति और ताज कविता जो युगांत में संकलित है। हाँ,
बापू तो गांधी जी को ही ना बोला जाता है। हाँ, तो गांधी जी युग 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 के हम लोग अभी तक याद रख रहे हैं ना। उसका जो है युगांतर अथी पढ़े है गांधी जी का, याद ही होगा, वो युगांतर करके कुछ लिखे भी है। युगांतर करके है कुछ लिखा है ना, ये में शायद लिखे थे वो। तो बापू के प्रति जो है ताज़ादी कविता जो है लिखा है युगांत। युगांत जो है उसमें गांधी जी का मतलब वर्णन है। और युगवाणी उन्हीं का है, एक ग्राम्या है, ग्राम्या। ये सब कौन सा रचना है? प्रगतिवादी रचना। हाँ, तो प्रगतिवादी तीनों रचना बताइए। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। हाँ, ग्राम्या में जो है कुछ पंक्ति लिखे हैं, तो बताइए वो पंक्ति। मेरी विचारवाणी मेरी चाहिए तो क्या अलग काम। सुनिए, आप पूछे ना युगांतर के लिए। युगांतर जो है वो बंगाल का एक समाचार पत्र था जिसको भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था, ठीक है। हाँ, युगांत ये में दिया हुआ है, दोनों मिलके ही शुरू किया था। हाँ, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, ये दोनों जो है युगांतर समाचार पत्र शुरू किया था। और गांधी जी जो है खुद हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था। युगांतर से इनका कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा ये चीज। हाँ, भूपेंद्र नाथ, ये लूसेंट में दिया है भूपेंद्र और युगांत जो है ना, भूपेंद्र और हरि का हम पढ़े हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। कुमार घोष, एक और 3 आदमी मिलकर युगांत शुरू किया है। एक कोन मंदिर भी शुरू किया है, ये तीनों मिलके। और दूसरा है युगावतार गांधी, इस नाम से जो है रचना मतलब कविता लिखे सोहनलाल द्विवेदी, जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो युगावतार गांधी जो है वो सोहनलाल द्विवेदी का है, ठीक है। ये जो मतलब कविता, इसमें गांधी को युग पुरुष दर्शाया गया है। एक लाइन बता देते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। ये जो है युगावतार गांधी किसका है? तो सोहनलाल द्विवेदी का। फिर उसके बाद युगांत किसका है? तो युगांत है सुमित्रानंदन पंत का। और युगांत में जो है ना, ये गांधी का दर्शन, उनका खादी और उनका ग्रामीण जीवन से प्रभावित होकर ये लिखे थे। कौन? तो युगांत सुमित्रानंदन पंत लिखा था। और युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष का समाचार पत्र है, ठीक है। अब आगे और इसमें 3 हो ही गया प्रगतिवादी रचना। अब अरविंद दर्शन से प्रभावित जो था, प्रगतिवादी रचना के बाद जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित जो है, देखिए स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण। तो स्वर्ण का धूल उड़ेगा, किरण, जैसे किरण का प्रकाश आता है घर में, एक प्रकाश थोड़ा सा आएगा तो उसमें देखिए हल्का हल्का धूल टाइप का बहुत कम दिखाई देता है। तो उसमें आता है, कभी नोट किए है नोटिस? तो स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल किसका है? पंत जी का है। और अरविंद दर्शन से प्रभावित था। युगपथ हम लोग पढ़ ही लिए, युग के पथ पे चलेंगे। युगवाणी, युगांत और युगपथ। युगपथ पर से तो उतरिएगा ना, चढ़ा हुआ तो नहीं रहना है पथ से, तो उतरा लिखा है वो। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित जो है 4 रचना है, चारों रचना बताइए। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ और उतरा। और ये सब रचना किस का है? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, उतरा। अरविंद दर्शन से प्रभावित है और सुमित्रानंदन पंत का है। याद हो रहा है? एक चीज बताते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये जो अरविंद दर्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो अरविंद दर्शन है क्या वो थोड़ा बताते हैं। अरविंद दर्शन जो है वो बेसिकली मतलब अरविंदो घोष नाम सुने होंगे, उनके द्वारा जो है एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक दर्शन है ये। मतलब क्या लिखा है वो हम बता देते हैं, पर कि महान स्वतंत्रता सेनानी, योगी और दार्शनिक महर्षि अरविंद घोष का एक अत्यंत अनूठा और आध्यात्मिक व्यवहारिक दर्शन है। क्या? तो अरविंद दर्शन। किसका दर्शन है? तो महर्षि अरविंद घोष का। और इसका मूल मंत्र क्या है? धरती पर दिव्य जीवन का अवतरण और मनुष्य का अति मानव में रूपांतरण। मतलब इसमें जो है
ये जो अरविंद दर्शन परंपरा है, इसमें संसार को जो माया या झूठ माना जाता है और मोक्ष पाने और दुनिया छोड़ने का बात करते हैं। वहीं अरविंद दर्शन कहता है यह संसार और मानव जीवन दोनों सत्य है। हमें इसी धरती पर रहकर अपने जीवन को क्या बनाना है, तो दिव्य बनाना है। ठीक है। फिर उसके बाद है सर्वांग दर्शन और समन्वयवाद। इसमें क्या है, तो मतलब इसका यही है, मतलब क्या बोलते हैं, फिलोसॉफी है कि इसमें सर्वांग दर्शन है, समन्वयवादिता है, फिर उसके बाद यही सब है कि मतलब इसका मूल मंत्र यही है कि संसार में रहना है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना है और अपने कर्मों को दिव्य बनाना है। और इसका मानना है कि सर्वांगीण विकास जो है वो आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। ठीक है। लाइफ डिवाइन तो यही लिखा था अरविंद घोष से। हो गया। अब काला बुढ़ा आगे बताइए। हाँ, महर्षि अरविंद घोष सही बोले, द लाइफ डिवाइन यही लिखा था। हाँ। और इसमें आप जो बताए ना, ये आप जो ये बताए कि द लाइफ डिवाइन, तो यही अरविंद घोष जो लिखा था ना, इनका संपूर्ण दार्शनिक और आध्यात्मिक जितना भी विचार है ना, तो इसका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है द लाइफ डिवाइन। आपको याद था ये द लाइफ डिवाइन? हाँ, तो भी बताएंगे। अच्छा है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और युगपथ और उत्तरा जो है अरविंद दर्शन से ही प्रभावित है। और इसमें जो देखिए एक नव मानवतावादी काव्य जो है, तो इसमें जो है रजत का शिखर है। एक हम लोग कुछ पढ़े ना, युगपथ पढ़े, एक रजत शिखर पढ़े, वाणी यादें हैं, रसीम बंद, अतिमा, उत्तरा और अतिमा। उत्तरा कौन युगपथ है? उत्तरा तो अतिमा उतरे। अतिमा और शिल्पी दोनों युगपथ से उतरी। और इसमें जो है रश्मि बंद और इकट्ठिक बनाई, रश्मि बंद। यहाँ पे लिखा है कि अतिमा शब्द जो है उसका अर्थ जो है सीधा सीधा अरविंद दर्शन से संबंधित है। और अतिमा का अर्थ होता है अति मानव, मतलब सुपरामेंटल कॉन्शसनेस। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जब आध्यात्मिकता का सर्वोच्च अवस्था हो जाता है ना, जब उसमें दैवीय या अलौकिक गुण आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अतिमा। ठीक है। और दूसरा, अगर दूसरे अर्थ के हिसाब से देखें तो ये अति उपसर्ग से बना है और मतलब इसका मतलब होता है अति जोड़ माँ। तो इसका तात्पर्य होता है आत्मा से है, जिसका अर्थ होता है जीव, प्राण या चित्त से परे चैतन्य या चरम सीमा पर पहुँचे होने की अवस्था। तो अतिमा। सौवर्ण का मतलब होता है सोने से बना हुआ या स्वर्णिम। ठीक है। हाँ, वैसा माने हैं। तो रजत शिखर, एक मिनट सुनिए, रजत मीन्स क्या होता है? चांदी। चांदी। देखिए, चांदी सोना हो गया, रजत शिखर सौवर्ण, तो चांदी सोना हो गया। फिर उसके बाद है शिल्पी, अतिमा, वाणी और रश्मि बंध। तो ये सोना चांदी बंधा हुआ है किससे? तो शिल्पी के द्वारा। और अतिमा जो है अच्छा वाणी बोलती है। ठीक है, सब हो गया। सुनिए, सोना किससे बंधा है? सोना चांदी बंधा हुआ है किससे? तो रश्मि बंध से। सोना चांदी रेशम से बंधा है, रश्मि बंध। हाँ, तो रजत और सौवर्ण किससे बंधा है? मतलब रजत और चांदी और सौवर्ण मतलब सोना किससे बंधा है? तो रश्मि बंध से। तो और कौन बांधा है? तो शिल्पी बांधा है। और अतिमा का वाणी कैसा है? अच्छा है। हो गया सब। हो गया। काला बूढ़ा चांद, तो ये तो याद ही रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जो इनका वर्ष भी याद कर लीजिए। काला बूढ़ा चांद तो याद कर लीजिएगा, डेट भी बूढ़ा आदमी 58-60 साल में तो आदमी मर ही जाता है। तो ऐसे भी याद करिए, बूढ़ा चांद, चांद के पास जो है बूढ़ा आदमी कब जाएगा? 58 साल के बाद जाएगा। सही बात है। और बूढ़ा चांद 58 याद रखिए, 1958। और सुमित्रा नंदन से इसको कैसे मिला था इसमें ना, काला बूढ़ा चांद में? साहित्य अकादमी पुरस्कार।
जो है सुमित्रानंद पंत को कौन में मिला, जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन वाला रचना मिला था बताइए तो। काला बूढ़ा चांद के लिए इसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार और चिदम्बरा के लिए इसको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। हाँ तो चिदम्बरा जो है ना, देखिए ये बूढ़ा हो गया है तो 58 साल के एज में तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, चांद के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये बूढ़ा होने के बाद भी बड़ा रहा तो 1 साल और बच गया तो 59 होगा, चिदम्बरा में 59 लगता है उतना कुछ इम्पोर्टेंट। लोकायतन इम्पोर्टेंट है तो लोकायतन जो है 64 में आया था, इसमें गांधी का वर्णन है, अरविंद घोष। इनको कौन पुरस्कार बोले इसको मिला, सत्यकाम को किसको बोले? काला और बूढ़ा चांद के लिए जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। ज्ञानपीठ चिदम्बरा में मिला था। हाँ ज्ञानपीठ जो है बड़ा जो है 1959 में आया गया। और काला बूढ़ा चांद, तो बूढ़ा आदमी 58 साल का होता है, बूढ़ा हो जाता है, चांद के पास पहुंच जाता है तो 1958। ठीक है ना। बड़ा आदमी को ज्ञान रहता है ना, चिदम्बरम में जो है बड़ा आदमी को ज्ञान हम लोग से ज्यादा रहेगा कि नहीं। इसको साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार बड़ा आदमी को मिला। और एक इसका इम्पोर्टेंट है लोकायतन, जो आया था 1964 में। इसमें जो है ना इसका गांधीवाद, मतलब गांधीवाद आदमी दर्शन से प्रभावित था, उन्हीं सब की वर्णन किया था लोकायतन में। लेकिन जो है इसमें तो गोविंद पांडे में हमको ना लगता है कि लोकायतन दिया है, क्योंकि हम तो नहीं पढ़े हैं उसमें। लोकायतन उसमें दिया हुआ है। होगा तो देख लेंगे। महाकाव्य है लोकायतन। ठीक है। ठीक है। और सत्यकाम है। लोकायतन दिया था 1964 में, गांधी का जीवन भर लिखा गया था। और सत्यकाम जो है 75 में आया था। और इसमें बताए थे कि अपनी सरस्वती से क्या बताए थे, उसको देखना पड़ेगा। दिया था माता सरस्वती को समर्पित। कुछ नहीं है, इतना याद रखिए। और एक बात बताइए, काला और बूढ़ा चांद भूल जाएंगे तो कैसे याद रखेंगे? सुमित्रानंदन पंत का है। 58 साल के एज में बूढ़ा हो जाता है। हाँ वो तो पंत जी का है ये। हाँ याद बताते हैं। पंत जो था ना, समझे, सही बता रही है मैम। तो वो काला था और बूढ़ा भी हो गया था, तो सब उसको जो है ना होता है कि उससे जो है 5 गो आदमी बैठ के ये काला है, बूढ़ा हो गया, फिर भी ये कितना रचना लिखा है। लिखते जा रहा है, फुल्ली उड़ा रहा था। तो लास्ट में पंत जी क्या किया, काला और बूढ़ा चांद भी रचना लिख दिया। समझे? समझ गए। तो काला आदमी और बूढ़ा आदमी कौन था? सुमित्रानंदन पंत था। 193। हाँ पंथ का जो है ना जी, बात जो है प्रथम माना गया है, गुंजन लास्ट को माना गया है 1932 में जो आया था। लेकिन नागेंद्र के अनुसार तो गिरजा का घंटा को न माना था। अब घंटा गूंजेगा तो गुंजन, नागेंद्र के अनुसार वो रखिएगा। ऐसे तो उच्छ्वास है बीच में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मतलब काला बूढ़ा चांद हो गया। कब आया था काला बूढ़ा चांद? 58 में। 58 में आया था। फिर लोकायतन हो गया। काला बूढ़ा था वो। और लोकायतन हो गया। लोकायतन अभी जैसे 1964 में आया था। हाँ अभी जैसे ये ट्रिक बताई ना कि सब उनके लिए बोल रहा था काला है बूढ़ा है, कौन बोल रहा था? लोग सब बोल रहा था, तो लोकायतन। ठीक है। तो लोकायतन भी इन्हीं का है। 1964 1964 लोग बोल रहा था। टॉपिक रचना भी सबको याद हो गया होगा। हाँ 64 लोग मिलके बोला था। 64 लोग युगांत में क्या था, छायावादी रचनाएं जो था उच्छ्वास था, वास से 20, यानी कि प्रथम प्रकाशित था। और ग्रंथी से 20 गो ग्रंथ लिखा था। और इसमें दीर्घ विरह गीत था और गीत प्रेम गीत का खंड था। वीणा वीणा क्या बोले थे? ना है तो 7 2 9 तो 7 9 हो जाता है। और इसमें 63 जो है प्रगति संगीत था। 9 यहाँ भी होता है, 63 में प्रगति संकलित किया था। और इसी को बिना दोनों तरफ से छेद होता है तो उसको 2 मुंह होता है, तो दूध मुँह चुका है।
ठीक है। अब पल्लव जो है 28 में आया था, 1928 ईस्वी में, और इसमें 32 गो कविता लिखा था। और ये पल्लव जो था वो पूर्णतम यानी कि क्या बोलते हैं, प्रौढ़ मतलब बोले से पापा लोगों का जो एज होता है ना, उस एज को बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था, और दादा लोगों का एज को बोलते हैं बूढ़ा। आचार्य शुक्ल क्या कहा था कि रचना पल्लव है, और इसका जो पल्लव की भूमिका को क्या कहा था कि छायावाद का घोषणा पत्र, यानी कि मैनिफेस्टो कहा था। आचार्य शुक्ल जो है वीणा और पल्लव दोनों को अंग्रेजी में, मतलब अंग्रेजी भाव में उसको, उसकी भाषा को लाक्षणिक प्रयोग में किया था। लाक्षणिक प्रयोग में मिला था वो। और गुंजन जो है, गुंजन गूंजता है, यानी कि 32 में 1932 ईस्वी में नगेंद्र के अनुसार अंतिम छायावादी काव्य था गुंजन। और पहला कौन था, तो गिरजे का घंटा, घंटा बजेगा तो गुंजेगा, तो नगेंद्र बोले थे। और इसमें 45 संकलन है। और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए वो लिखते हैं पंत जी, स्वर्ग रूम की मृदु माया, तो प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जल जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन, भूल अभी में इस जग को। प्रगतिवादी में कौन था, तो युगांत युगवानी ग्राम, युगांत युगवानी ग्राम। और युगांत 36 में था, तो युगवानी में हो गया 39, मतलब 3 जुट गया, ग्राम में 40 एक जुट गया। और युगांत में क्या था, तो बापू का दर्शन, मतलब बापू के प्रति ताज कविताएं लिखा हुआ था। ग्राम में जब रचना हुआ 1940 ईस्वी में, तो सुमित्रा नंदन पंत क्या कहे थे, तुम वहन कर सको जन जन मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, आगे ये भी इम्पोर्टेंट है। चिदम्बरा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना ईस्वी में मिला था, ये भी पूछ सकता है। पूछ सकता है, 1968 में मिला था, याद रखिएगा। अरे देखिए अरविंद दर्शन में क्या है, तो सब यहाँ पे स्वर्ण और युग में उतरा है, स्वर्ण युग में उतरा है। तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपथ, उत्तरा। मानवतावादी काव्य में रजत शिखर, मानव ज्यादा क्या पहनता है, तो चांदी पहनता है ना, तो रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी, स्वर्ण, रसिंदा, काला और बूढ़ा चांद। ये फोन कर रहा है भाई इतना। 1958 बूढ़ा चांद देखिए 1858। ये क्या करता है, सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो काला थे और बूढ़ा थे, और 58 वर्ष का हो गया था, इसीलिए काला बूढ़ा था। और ये जो रचना कर रहा था तो इसको बोल रहा था सब कि काला है बूढ़ा है, तो मतलब सब लोग बोल रहा था, तो लोकायतन हो जाएगा। और उसका दिया है किसको, तो सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा को दिया था। सॉरी 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया है, चिदम्बरा को। में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार बड़ा आदमी को ज्ञान होगा दिए। हाँ। अब देखिए महाकाव्य में एगो लोकायतन था, एगो सत्यकाम था। तो लोकायतन 1964 ईस्वी में लिखा था, और इसमें गांधी अरविंद दर्शन से प्रभावित था। सब पढ़ लिए थे हम लोग। अब इसमें कुछ है बताने वाला तो बताइए, नहीं तो आगे